बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। कौम की आवाज़ में आज खुसूसी तौर पर हम कश्मीर के हवाले से बात करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज कश्मीर डे है, हर साल कश्मीर डे मनाया जाता है और पाकिस्तान में आज के दिन छुट्टी मनाई जाती है। लेकिन वो छुट्टी इस नीयत के साथ और इस खुलूस के साथ मनाई जाती है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये बता सकें कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स उनके दुख, दर्द और तकलीफ़ को समझता है, फील करता है और इसी को ही महसूस करते हुए आज का दिन यानी कश्मीर डे पाकिस्तान में ऑब्ज़र्व किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी जो हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ जरीदे इस पे लिखते भी रहे हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कवरेजेस भी की हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने बजाते खुद जाके कश्मीर और कश्मीरियों का हाल देखा है, लोगों तक पहुंचाया है, मगर उसके बावजूद ये कहते हुए और ये शेयर करते हुए बहुत अफसोस होता है कि 1947 से लेकर आज हम 2021 में खड़े हैं, लेकिन कश्मीरियों की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाना चाहूँगी। अगर मैं 2010 की बात करूँ तो 2010 में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ था और ऐसी तस्वीरें मंजर आम पर आई थीं कि सबके दिल दहल गए थे। मैं तमाम इंसानों की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की, कश्मीरियों की, हिंदुस्तानियों की या किसी अमेरिकन की बात नहीं कर रही। हर इंसान जिसने वो तस्वीरें देखी थीं उसका दिल दहल गया था। वो तस्वीरें थीं, अगर आपको अभी भी याद होगा, कि जिसमें लोगों के चेहरे झुलसे हुए थे, उनकी आंखें ख़त्म हुई हुई थीं, उन पर इस तरह का तशद्दुद किया गया था जिसके बारे में मैं और आप गुमान नहीं कर सकते। और बाद में हमें पता चला कि ये वो बैन वेपन्स हैं, बैन आइटम्स हैं जो दुनिया भर में बैन किए गए हैं, कि वॉर की सूरत में, लड़ाई की सूरत में भी इंसानों पर नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन निहत्ते कश्मीरियों पर वो इस्तेमाल किए गए। ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब निहत्ते कश्मीरी कहते हैं तो उनके पास कोई वेपन नहीं है। जब वो वायलेंस कहा जाता है कि वो क्रिएट कर रहे हैं या वो आवाज़ उठा रहे हैं या वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उस वक्त वो पत्थरों से पुलिस पर अटैक करते हैं। वो गुस्से में आके या इश्तियाल अंगेज़ी जो होती है, कश्मीरियों की जानिब से पथराव होता है और भारतीय अफवाज की जानिब से टीयर गैस पहले यूज़ की जाती रही और वेपन्स यूज़ किए जाते रहे। और फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे हेलमेट टूट जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, हमारी हड्डियां तक टूटी हैं, तो हमने फिर पैलेट गन्स को यूज़ करना शुरू किया। इसके बारे में क्योंकि जब लोगों को कश्मीर के अस्पतालों में ले जाया गया तो वहाँ के डॉक्टर्स ने कुछ बातें कहीं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा द पैलेट गन्स हैव बीन अ हॉरिफिक नाइटमेयर, कॉलिंग द पैलेट गन नॉन लीथल इज़ अ डेंजरस फैलेसी। क्योंकि इंडिया में पैलेट गन्स को नॉन लीथल कहा जाता है कि इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि हम डायरेक्ट फायर खोलें, उससे पहले हमें पैलेट गन्स यूज़ कर लेनी चाहिए। लेकिन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीबडी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक लीथल और एक डेंजरस आइटम है, एक डेंजरस वेपन है जो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ यूज़ किया जा रहा है। इसके बारे में डॉक्टर्स मज़ीद कहते हैं कि ये टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है जो इंसान के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि पूरी सर्जरी होने के बावजूद भी कुछ पैलेट्स निकाल लिए जाते हैं और कुछ पैलेट्स निकल नहीं पाते, और जब वो नहीं निकल पाते तो वो आपकी बॉडी में टाइम बॉम्ब की तरह रहते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के जिस्मों को, दिमागों को मुतासिर करते हैं। बीनाई तो मुतासिर होती ही है, वो आपने देखा है, और उस पर एक पूरी कैंपेन सोशल मीडिया पे चली थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया में रहने वाले लोगों के साथ अगर ये हो, वहाँ के सेलिब्रिटीज़ के साथ, वहाँ के बड़े बड़े नामवर लोगों के साथ ये हो तो फिर उनका क्या हाल होगा। कश्मीर में होने वाले हालात 2021 में या 1947 में ही ऐसे नहीं थे, बल्कि 1947 से पहले से वहाँ अनरेस्ट किसी न किसी वजह से मौजूद था। फिर वहाँ पर कमेटी बनाई गई, अल्लामा इकबाल साहब उसकी सदारत करते रहे। कुछ अरसे बाद श्रीनगर से इन्विटेशन आया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। जब वो वहाँ गए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बीइंग अ विजनरी लीडर, उन्होंने ये भांप लिया था कि पाकिस्तान और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद कश्मीर में तनाज़ात हो सकते हैं, कश्मीर के हवाले से मसाइल हो सकते हैं। तभी उन्होंने 1946 में कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया था, वहाँ के समाजी और सियासी मसाइल को देखते हुए। लेकिन आज भी पाकिस्तान का हर शख्स यही सोचता है, पाकिस्तान की क़यादत यही सोचती है और कोशिश की जाती है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, वहाँ अपनी आवाज़ बुलंद करें। बहुत से ऐसे मौक़े आए और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की आवाज़ उठाने के अलावा भी कोई एक
छोटी सी चीज़ भी दुनिया में कहीं भी हो जाती है, जानवरों के ख़िलाफ़ हो जाती है, तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स के इदारे मौजूद हैं, उसके लिए एनिमल राइट्स के इदारे मौजूद हैं जो उस पर आवाज़ उठाते हैं और उस पर पूरा ह्यूमन क्राई क्रिएट होता है। वेस्ट में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अगर आपकी गाड़ी के सामने एक बिल्ली का बच्चा आ जाता है तो आपको जाके उसके लिए रिपोर्ट करानी पड़ती है पुलिस स्टेशन में। लेकिन कश्मीर या वादी कश्मीर वो जगह है इस कुर्राए अर्ज़ पे कि जहाँ इंसान दिन की रोशनी में लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जानों से जा रहे हैं, लेकिन उनसे ये कहा जाता है कि तुम लुट जाओ, तुम्हारी इज्जत पामाल हो जाए, तुम्हारी जान चली जाए, लेकिन तुम्हारी ज़बान से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, तुम्हारा वो दुख सड़कों पे नज़र नहीं आना चाहिए, तुम्हारे नौजवान लड़कों को घर में बैठे रहना चाहिए, तुम्हारे बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए या घर में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय फौजी घर में घुसकर भी उनके साथ बदतहज़ीबी कर सकते हैं। ये हाल है आज के कश्मीर का और ये हाल पूरी दुनिया को पता है। फिर भी हम अगर चुप बैठे हैं तो क्या सोच कर बैठे हैं? फिर भी हम चुप बैठे हैं। हम इंसानों की बात मैं कर रही हूँ, वो इंसान जिसका ताल्लुक किसी भी जगह से है, किसी भी मुल्क से है। बाकी मफादात की जंग है, जिसका मफाद भारत के साथ जुड़ा है वो कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, ये हम और आप सब जानते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। उबैद मीर नाम का एक स्टूडेंट, जिसकी मैं कुछ कहानी और कुछ बातें सुन रही थी, वो एक स्टूडेंट है। बुरहान वानी के कत्ल के दौरान उसने आवाज़ उठाई और तमाम तलबा के साथ मिल के सड़क पर आया और जिस तरह से ज़ाहिर है एक पूरी सेंटिमेंट था कश्मीरियों का, क्योंकि बुरहान वानी एक पढ़ा लिखा नौजवान था जिसने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई थी और वो कश्मीरियों का लीडर या कमांडर था। जब उसको ख़त्म किया गया, जब वो चला गया, तो कश्मीरियों को बहुत तकलीफ़ हुई। उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे सर से साया उठ गया है, और ख़ास तौर पे यंगर जनरेशन को, क्योंकि बुरहान वानी ख़ुद 22 साल के थे। तो उबैद मीर जब 16 साल की उम्र में बुरहान के लिए आवाज़ उठा रहा था तो पुलिस ने उसको भांप लिया था। ये एक इंसिडेंट है, और पिछले 4 साल से वो बच्चा यही कहता है, अब उसकी उम्र 19-20 साल हो गई है, कि मुझे हर साल जब भारत में कोई छुट्टी का दिन होता है और कश्मीर को साइलेंस कराना होता है तो मुझे फ़ोन आता है और हर बार वो मुझे कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन आके पुलिस स्टेशन में हाज़िरी देना, कहीं सड़क पे नज़र ना आना, और वो उसको उस वक्त तक डिटेन करते हैं जब तक उस दिन की पूरे मामलात दुरुस्त नहीं हो जाते। फिर 2019 बहुत दूर नहीं, हम सब ने देखा कि आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया। उसके बाद जो सूरत हाल हुई कश्मीरियों पर, जिस तरह के मज़ालिम हुए, और 2019 से लेकर आज हम 2021 में हैं, पूरी दुनिया 2020 में आइसोलेशन में थी, नज़रबंद थी। वो कोविड की वजह से थी, लेकिन कश्मीर कब से नज़रबंद है। नज़रबंद होता है, फिर कुछ मामलात बेहतर होते हैं, फिर आइसोलेशन होती है। लेकिन इस बार 2019 से लेकर 2021 शुरू हो गया है। उनके तमाम कम्युनिकेशन के रास्ते, सोशल मीडिया कट ऑफ, उनके आपस में इक़्तिसादी ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात, समाजी ताल्लुकात, हर चीज़ पे कदगन लग चुकी है। हम क्या इस चीज़ को, इस मामले को इसी तरह आगे भी चलाते रहेंगे? कितने डेकेड्स गुजर चुके हैं। वो बच्चा जो 1947 में पैदा हुआ होगा या वो बच्चा जो 1950 या 60 में पैदा हुआ होगा, आज उसकी उम्र क्या होगी? जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो किन हालात में पैदा हो रहा है और आगे उसके साथ क्या मामलात होंगे? कश्मीर अगर आज भी आज़ाद हो जाता है तो आपको क्या लगता है? मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछना चाहती हूँ कि वहाँ का बच्चा, वहाँ का नौजवान इस कंडीशन में होगा कि वो अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने पास्ट को भुला के या अपनी फैमिली को संभालने के हवाले से वो पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर सकेगा? ये तमाम वो सवालात हैं जो जंगों के बाद किए जाते हैं। जो अजीम जंगें हुई उनके बाद लोगों को साल लगे, सदियां लगी अपने आप को खड़ा करने में। पिछले कुछ दिनों पहले फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की, वो कहती हैं कि हमने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कश्मीर के लिए शुरू किया है। कुछ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की उन्होंने बात की। मोदी सरकार को उन्होंने सराहा, मोदी जी को उन्होंने सराहा। कोई इस बात का जवाब देना हमें पसंद करेगा कि जो कुछ भी फ़ायदा, जो कोई भी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में किया जाएगा उसका फ़ायदा इंडिया को पहुंचेगा, भारत को पहुंचेगा, लेकिन उसका फ़ायदा उन कश्मीरियों को कब पहुंचेगा जिन्होंने कश्मीर को कश्मीर बना के रखा, जो वहाँ के बासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो वहाँ के हकदार हैं।
آج پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے بھارت کی اور کشمیر کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کا تعلق کشمیریوں کی خیر خواہی سے ہو. ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں, ان کی عزتیں چھینی جا رہی ہیں, ان کا مال چھینا جا رہا ہے, ان کی اولاد چھینی جا رہی ہے. اور کون سا ایسا ظلم رہ گیا ہے جو کشمیریوں کو دیکھنا باقی ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی بار بار اس حوالے سے سوالیہ نشان بن کر ابھرتی ہے. عالمی ادارے جو ہر بات پر آواز اٹھاتے ہیں لیکن کشمیر کے معاملے میں انہوں نے چپ سادھ رکھی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے کبھی کوئی رپورٹ آ جاتی ہے, کبھی کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, لیکن وہ اسی حد تک رہتی ہے, اس کے بعد اس پہ دباؤ کریٹ نہیں ہوتا. پھر بھارت کے اندر خود ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ مجبور سکھ کسان انہوں نے کس طرح سے اپنے معاملات کو ابھارا. خالستان موومنٹ جس طرح وہاں چل رہی ہے, اور تحریکیں ایسی ہیں جو انڈیا کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہیں, جو یہ چاہتی ہیں کہ انڈیا سے اپنا حق وہ حاصل کریں. اور اس کی بڑی وجہ مودی سرکار ہے. مودی سرکار جنہوں نے ظلم صرف آج نہیں ڈھایا مسلمانوں پر, بلکہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں, مسلمانوں کو جلانے والے, مسلمانوں کو بھسم کرنے والے, مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے والے, پامال کرنے والے, وہ یہی لوگ ہیں جن کا تعلق مودی سرکار سے ہے. سو مودی سرکار آج بھی اپنا ووٹ بینک مسلمانوں کو دبا کر, کشمیریوں پر ظلم کر کر, پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بدنام کر کر حاصل کرتی ہے. یہ ووٹ بینک کا سلسلہ کیا یوں ہی چلتا رہے گا؟ کیا کشمیر کے حوالے سے ہم اسی طرح ہی آواز اٹھاتے رہیں گے؟ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اپنے انفرادی مقصد کو اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے ان ظلم پر چپ رہے گی؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو پاکستان کی قوم انٹرنیشنل کمیونٹی سے کرنا چاہتی ہے, بھارت سے کرنا چاہتی ہے, اور ایک بار پھر اپنے تمام کشمیری بہن بھائیوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم اس دکھ میں جس قدر آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, جو ہمارے بس میں ہو سکتا ہے, ہمارا دل یہی ہے, ہماری نیت یہی ہے کہ ہم ایز پاکستانی, پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہو. کیونکہ آج بھی جب ہم ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جنازے پہ پاکستان کا پرچم لپٹا ہوا دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اگلی 5 فروری تک یہ معاملات اسی طرح رہتے ہیں, یہ خبریں جو میں نے آپ تک پہنچائی یہ اسی طرح رہتی ہیں, یا اس میں کوئی اتار چڑھاؤ آتا ہے. آپ اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.